दोस्तों नमस्कार। पीसीएस टेस्ट सीरीज के इस सीरीज में ये तीसरा लेक्चर है। संस्कृति आईएएस के टेस्ट नंबर 1 का तीसरा लेक्चर है। तो हमने 90 क्वेश्चन देख लिया था। अब 91वां देखते हैं। वर्ष 2023 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया? तो ये 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था 2023 का नोबेल पुरस्कार। तो इसमें कैटलीन कारिको को नहीं दिया गया था, तो इसका डी जो है सही है, इनको नहीं दिया गया था। बाकी पियरे एगोस्टिन, फेरेंक क्रांच, एनी एल हुइलियर को दिया गया था। और ये एंटोसेकेंड पल्स के बारे में इन्होंने बताया था भौतिक विज्ञान में कि एंटोसेकेंड पल्स क्या होता है, तो उसी के लिए दिया गया था इनको। ये पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण करने में मदद करता है ये एंटोसेकेंड पल्स। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 92। तो इसका रिपोर्ट और संगठन दिया गया है, अब इसको मिलान करना है। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को, ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट यूनिसेफ, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट यूएन हैबिटेट। अब इसको बताइए कौन सही है। अगर आपको याद है तो बताइए, गेस भी कर सकते हैं। बताइए। तो इसमें पहला है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को जारी करता है, ये सही सुमेलित है। ये पहला सही सुमेलित है, तो ए का पहला हो गया। बी का ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है, तो दूसरा इसका सही है। सी का वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होता है, तो सी इसका सही है। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट का यूएन हैबिटेट, तो डी का चौथा। तो इस वजह से एक सही हो गया, इसका ए सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसके बारे में बताना है। 93 को बताइए कौन सा है। तो ये इसका आंसर ए है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को। चलिए अगले क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का है, तो हर बुकों में दिया होगा, तो इसको आप याद कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो बताइए। डी है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को 23 अगस्त क्यों चुना गया? तो 23 अगस्त के दिन ही चंद्रयान 3 मिशन को ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने के लिए किया गया था। जिस दिन चंद्रयान 3 शायद इसी दिन लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इसका डी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो युद्ध अभ्यास और संबंधित देश बताना है। तो हैंड इन हैंड भारत चीन, कोप इंडिया भारत रूस, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, एक्वेरियन भारत मालदीव। तो बताइए कौन सा है इसका? तो 95 का बी है, जो भारत रूस नहीं है। ये अमेरिका के साथ मनाया जाता है, यूएसए के साथ, तो इसको ध्यान देंगे। यूएसए के साथ है, रूस के साथ नहीं है। ये वायुसेना युद्ध अभ्यास है, तो इसका बी होगा, 95 होगा। बी सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। तो उत्तरी अटलांटिक नाटो के बारे में बात करता है, इसका नाम नाटो ही है। नाटो के बारे में बताना है। इस संगठन का गठन वाशिंगटन संधि के अंतर्गत किया गया था, तो पहला सही है। इसका पहला सही है। किसी भी यूरोपीय देश द्वारा इसकी सदस्यता प्राप्त की जा सकती है, दूसरा भी सही है। उत्तरी मैसिडोनिया को इसके 31वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया, तो ये गलत है। वर्तमान में 31 सदस्य हैं नाटो में, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। 30वां सदस्य था मैसिडोनिया का 30वां सदस्य था। 30वां सदस्य मैसिडोनिया था। हाल ही में फिनलैंड ने इसकी सदस्यता ज्वाइन की है, तो 31वां सदस्य फिनलैंड बना है, याद रखेंगे इसको। 31वां जो सदस्य है वो फिनलैंड बना है।
तो चलिए, तो इसका आंसर ए होगा, केवल 1 2, ये सही आंसर है इसका, 1 2। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 97, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में प्रारंभ की गई नया सवेरा योजना निम्नलिखित से किससे संबंधित थी? ये संबंधित है बाल श्रम उन्मूलन के लिए, तो ये सही है, 97 का ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 98, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के बारे में बताना है। तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इसके शीर्ष 50 शहरों में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। कौन सा सही बताना है इसमें? तो इसमें केवल 2 सही है। केवल 2 सही है इसमें। इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका पहला गलत है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष में 50 शहर भारत में, इस 50 शहरों में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है, तो ये गलत है। इसमें भारत के शहर शामिल हैं, तो केवल 2, इसका बी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रिवर सिटी अलायंस के बारे में पूछा है। तो इसके बारे में पहला कथन ये दिया है कि यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। तो नहीं, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल नहीं है, ये शहरी मंत्रालय की पहल है। शहरी मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय की पहल है, दोनों की कंबाइंड पहल है। तो पहला गलत है। यह नदी तट पर स्थित शहरों को आपस में जोड़ने के दृष्टिकोण पर आधारित है, तो दूसरा इसका सही है। तीसरा है, इसके सदस्य केवल भारतीय शहर हो सकते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि इसके शहर जो हैं दुनिया के कोई भी नदी के किनारे बसा शहर हो सकता है। इसका मेन इसका लक्ष्य है रिवर सिटी अलायंस का। ये अपने तरह का एक अनोखा अलायंस है जो भारत ने स्टार्ट किया है। तो इसमें यह है कि नदियों का विकास करना, कैसे विकास करना, देश अपने आइडिया शेयर करें, अपने अनुभव बताएं किस तरह से हमने डेवलप किया तो इतना विकास हुआ, इतना फ़ायदा हुआ, प्रदूषण इतना कम हुआ। तो ये है रिवर सिटी अलायंस, इसके बारे में ऊपरी जानकारी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछेगा, तो किसी न किसी एग्जाम में आएगा, तो इसको याद रखिएगा। ये कावेरी नदी पे स्थित है, सी इसका आंसर है, कावेरी नदी पे स्थित है, समय का सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। तो पहला कथन इसमें कि इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। दूसरा इसका है कि कांग्रेस द्वारा पहली बार इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा की गई थी। और तीसरा है, इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। तो इसका उत्तर बताइए कितना होगा? 101 का। तो इसका पहला गलत है। इनमें से मोतीलाल नेहरू नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू। तो ये पहला गलत हो गया। जब पहला गलत हो गया तो ये गलत हो गया, तो इसका बी वाला आंसर सही है। 2 और 3 सही है। कांग्रेस द्वारा पहली बार अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और लाहौर अधिवेशन में जो मुख्य निर्णय लिए गए थे उसमें सबसे पहला था कि गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था। इसमें अब पूर्ण स्वराज की कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा। अब कांग्रेस कार्य समिति को करों का भुगतान न करने का तथा सविनय अवज्ञा का एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया। अब विधानमंडल के सभी सदस्यों को अपनी सीटों से इस्तीफा देने का आग्रह भी किया गया था। इसमें 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा की गई थी इसमें। तो इसका 2 और 3 सही है, बाकी सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में सही नहीं है? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी अगस्त में। इसमें मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट बनाई थी। इसमें कौन सा सही नहीं पूछा है? तो सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का समर्थन किया गया था, यही सही नहीं है। इसमें समर्थन नहीं किया था इन्होंने, इसने सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का इन्होंने विरोध किया था।
अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, ये सही है। केंद्र तथा प्रांतों में पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्ता, ये भी ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने की मांग की गई थी, तो इसका ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगस्त प्रसाद से क्वेश्चन पूछता है तो उसको ये नेहरू रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछता है तो उसके बारे में जानकारी रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। युद्ध है और गवर्नर और वायस राय है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मिलान कराता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है जिसमें युद्ध दिया हुआ है और वायस राय, तो इसको याद करना पड़ेगा। और ये स्टेटमेंट वाइज या फिर मिलान टाइप या कौन सा मैच नहीं कि सुमेलित नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से पढ़िएगा। तो इसमें है प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वेलेजली, तृतीय मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस और प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध ऑकलैंड है। तो इसका जो है पूछा है, विचार कीजिए, इसमें पूछा है कौन कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित इसका है जो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध है, ऑकलैंड नहीं थे, ये गलत है चौथा। तो 1, 2, 3 इसका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 193 का सी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल नेपाली युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग थे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली थे और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस थे, ऑकलैंड नहीं थे। इसमें थे लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट इसमें वायसराय थे, तो याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये भी पूछता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका याद रखेंगे कि प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, तो डी सही है इसका, ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये पूछता है, तो डी इसका है। निम्नलिखित विद्रोहों को कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है, इंडिविजुअली पूछ लेता है और सबको सुमेलित करने के लिए पूछ लेता है और क्रम वाइज लगाने के लिए पूछ लेता है, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। तो चलिए लगाते हैं कौन सा है, तो देखते हैं पहले अहोम विद्रोह कब हुआ था। तो अहोम विद्रोह, ये अहोम हो गया, रामोसी हो गया, लगभग ये सब याद होना चाहिए। तो अहोम विद्रोह, अहोम 1828 में हुआ था पहला। दूसरा जो है, अगर आपको नहीं है तो रामोसी विद्रोह के बारे में देख लेते हैं, रामोसी कब हुआ था। तो रामोसी हुआ था 1822 में प्रारंभ हुआ था, तो ये दूर दूर काफ़ी है। तो सब फिर बुंदेला का विद्रोह देख लेते हैं। बुंदेला विद्रोह 1835 में हुआ था, 1835 में। और पेलीगर विद्रोह जो हुआ था 1794 में हुआ था, 95 में हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो देखिए सबसे पहले होगा 3, फिर 4, फिर 1 और 2। इस तरह से इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा 3, 4, 1, 2। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये पहले वन लाइनर में इसको पूछता था, इसको सब लोग जानते हैं, मेटकाफ को कहा जाता था, चार्ल्स मेटकाफ। तो इसका आंसर बी होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल पर अनुशंसा से संबंधित नहीं था। तो अकाल आयोग के बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा अकाल आयोग था, कौन सा नहीं था। तो इस लिंकटन आयोग जो था वो अकाल आयोग नहीं था, पहला इसका ए सही है, 107वें का ए सही है। ये सिविल सर्विस से संबंधित था, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी करें उससे संबंधित था, सिविल सर्विस से। तो याद रखिएगा ये सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 108वां। तो इसमें संस्था है, उसका संस्थापक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो कलकत्ता का मदरसा वारेन हेस्टिंग, ये ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये विलियम जोन्स ने दिया था। संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने, ये भी ठीक है। बिशप कॉलेज लॉर्ड मैकाले, ये गलत है, बिशप कॉलेज गलत है, तो डी इसका आंसर होगा, 108वें का डी होगा। बिशप कॉलेज की जो स्थापना थी उसको थॉमस फैनसावे ने किया था।
तो चलिए इसके बारे में नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं। तो ये याद रखिएगा, ये 3 का पूछता है। कलकत्ता में मदरसा वारेन हेस्टिंग, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स, संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, तो ये इसका भगत जवाहर मल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मांगें गांधी के द्वारा वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगों में रखा गया था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका मोटा मोटी याद रखिएगा, क्योंकि इसको पूछता है क्रोनोलॉजी में। तो ये लगभग 1930-31 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। तो इसमें पहली मांग थी लगान में 50% की कमी की जाए। ये सही है, गांधी जी ने मांग की थी, पहला ठीक है। पूर्ण शराबबंदी, ये भी ठीक है। तीसरा राजनीतिक कैदियों को रिहाई करना। यहाँ याद रखिएगा गांधी जी का कुछ लोग इनका क्रिटिसिज्म इसलिए करते हैं कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात की थी इन्होंने, सरदार भगत सिंह और उनके साथियों की रिहाई की बात नहीं की थी, क्योंकि वो लोग क्रांतिकारी थे और उनको उस समय की सरकार आतंकवादी समझती थी। तो बस राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात की गई इसमें। और आत्मरक्षार्थ हथियार रखने का लाइसेंस भी कहा था। तो 11 सूत्री मांग में 4 था, तो इसका आंसर डी होगा। डी उत्तर सही है इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बालिकाओं की विवाह योग्य आयु में संशोधन के उद्देश्य से एज ऑफ कंसेंट एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में आया था? तो ये यूपीएससी में पूछे थे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस में पूछ सकता है। तो इसका इस समय का जो वायसराय थे ये लैंसडाउन थे। तो सी इसका आंसर सही है। एज ऑफ जो कंसेंट था उसके लिए यह अधिनियम 1891 में आया था। सहमति की आयु अधिनियम 1891 इसको कहते थे। लैंसडाउन इसके वायसराय थे इस समय पे। इसमें क्या किया गया था कि 10 वर्ष से लड़कियों की आयु सीमा को 10 वर्ष से बढ़ा के 12 वर्ष कर दिया गया था। देख लीजिए 1900 के आसपास की ये कंडीशन है कि लड़कियों की शादी सिर्फ 10 वर्ष में की जाती थी, तो उसको बढ़ा के 2 वर्ष बढ़ाया गया, तो 12 वर्ष किया गया। इसका भी लोगों ने विरोध किया था, हमारे देश के लोगों ने विरोध किया था इसका। तो कुछ चीज़ें अंग्रेजों ने सही किया, मगर बहुत सारी चीज़ें खराब करके चले गए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। तो इसका बी आंसर होगा, बी वाला बी आंसर होगा। 112 का बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। 13वां देखते हैं, 113वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर्ड एक्ट 1833 में सम्मिलित नहीं था? प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में सम्मिलित नहीं था? तो पहला है दासता को अवैध घोषित करना, कंपनी के अधीन नियुक्तियों में भेदभाव की समाप्ति करना, भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट। तो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट ये 1813 के अधिनियम में ही दे दी गई थी। तो डी गलत है, इसमें डी सम्मिलित नहीं है। तो डी इस चार्टर में प्रावधान नहीं था। तो दासता को अवैध घोषित करना ये प्रावधान में था, और कंपनी के अधीन नियुक्तियों में भेदभाव की समाप्ति करने का भी इसमें प्रावधान किया गया। कंपटीशन आधारित नियुक्तियां की जाने लगी, भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर 113 का डी होगा। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट और 1813 में ही मिल गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारखाना अधिनियम द्वारा कारखानों में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया? देखिए कितना शोषण हो रहा है। 9 वर्ष के बच्चे काम करते थे कारखानों में। तो 114 का देख लेते हैं। तो 1891 का जो कारखाना अधिनियम था, देखिए लड़कियों की शादी, जब लड़के 9 वर्ष के लड़के काम कर रहे हैं और लड़कियों की 10 वर्ष में शादी हो जाती है, तो वो भी अधिनियम याद रखिएगा 1891 में आया था, सहमति अधिनियम लड़कियों के लिए। तो ये बी इसका सही आंसर होगा। 1891 का जो कारखाना अधिनियम था, 1891 का, इसमें रोका गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के पश्चात निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया था? तो इसको तो सभी जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद, डी आंसर होगा इसका। 115 का डी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निकटतम विचार कीजिए। तो इसके सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। तो ये सही है।
पहला सही है। दूसरा है यह नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है, तो ये भी ठीक है। नहीं सॉरी, ये ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर देखते हैं, तीसरे वाला। समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं की जा सकती, ये सही है तीसरा। दूसरा सही नहीं है। जो लोक लेखा समिति होती है वह नियंत्रण एवं लेखा महापरीक्षक के कैग के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा करती है, तो दूसरा गलत है इसमें, तो याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति नहीं है वो लोक लेखा समिति है, तो 1-3 सही है इसका, तो सी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सी रिट न्यायालयों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकरणों को भी जारी की जाती है? तो रिट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो उत्प्रेषण जो है, उत्प्रेषण रिट जो है ये प्रशासनिक अधिकरणों को भी जारी की जा सकती है, तो ये सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए, तो इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, तो पहला गलत है। तो इसके प्रस्तुतिकरण हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, तो पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। दोनों सदनों द्वारा पास होने पर विधेयक पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होता है, तो ये सही है, तीसरा सही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा है ये, तो सही नहीं है 1 और 2, तो ए वाला इसका सही आंसर होगा, ए आंसर सही है इसका। तो संविधान संशोधन के बारे में समझ लेते हैं। तो इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कोई भी सदन इसको प्रस्तुत कर सकता है। इसके प्रस्तुतिकरण हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कहा है कि होती है, अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए दोनों गलत हैं, पहला और दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बजटीय प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चरण को सही कब प्रस्तुत किया जाता है, कब उस पर डिस्कशन होता है, कब वो पास होता है, तो चरण के बारे में पूछ रहा है कि बजट प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है। तो 119वां का क्वेश्चन आंसर बताइए। तो सबसे पहले क्या होती है, बजट को प्रस्तुत किया जाता है, जब प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद में उसमें आम बहस होती है, तो सबसे पहले 3 होगा, आम बहस होगी। आम बहस के बाद में विभागीय समितियों की जब बहस हो जाती है उस पर, तो उसमें जो भी दिक्कतें होती हैं तो उसके लिए विभाग को सौंपा जाता है कि कोई कहता है कि इसमें ज़्यादा पैसा की मांग हो गई है, कोई कहता है इसमें कम पैसे की मांग हो गई है, तो विभागीय समितियों को जांच के लिए जारी किया जाता है। तो 1 होगा 3 के बाद, फिर रैक एप्लीकेशन खुल जाता है, तो पहला हो गया। फिर उसके बाद में अनुदान की मांग होती है, चौथा। फिर सबसे लास्ट में विनियोग विधेयक पारित होता है, तब पैसा निकाल सकते हैं। विनियोग विधेयक होने के बाद में सब विभागों को और सरकार उसे पैसा खर्च कर सकती है, तो बी इसका आंसर होगा, बी। तो सबसे पहले होता है आम बहस, पहले प्रस्तुत किया जाता है, फिर आम बहस होती है, फिर बहस के बाद विभागीय समितियों को जाता है, फिर उसके बाद में अनुदान की मांग होती है, मांग के बाद में विधेयक जो विनियोग विधेयक होता है वो पारित होता है सदन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वाद है और उसका किससे संबंधित है? जो वाद था, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया, तो उसका जो किस मामले में कोर्ट में गया था वो, और क्या उसका फैसला आया था? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस आरक्षण पे था, तो क्या आरक्षण पे था इंदिरा साहनी? के.एस. पुट्टास्वामी निजता का अधिकार, एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघ राष्ट्रपति शासन के खिलाफ, डॉक्टर D.C. वाधवा बनाम बिहार राज्य केस। तो इसका क्रोनोलॉजी पूछता है, तो याद रखिएगा क्रोनोलॉजी भी। तो इंदिरा साहनी 1992 में आरक्षण पे था, सब जानते हैं, 1992 में। और पुट्टास्वामी केस जो था ये 2017 में शायद आया था, 2017 में था, निजता के अधिकार के लिए। तो इंदिरा साहनी 1992, कहाँ मिट गया, 1992, पुट्टास्वामी 2017, और एस.आर. बम्बई जो है 1994 में आया था, 1994 में। और 1986 में आया था D.C. वाधवा केस, 1986 में, 86 में D.C. वाधवा। तो ये इसका क्रोनोलॉजी पूछता था, याद रखिएगा। तो 120 का आंसर होगा, डी वाला मैच नहीं कर रहा है,
तो डी आंसर होगा इसका 120 का, क्योंकि इंदिरा साहनी केस जो था आरक्षण के लिए था, पुट्टास्वामी के नेता का अधिकार के लिए, सार्वभौम राष्ट्रीय शासन के लिए था। जो DC बादवा केस था वो अध्यादेश के अधिकार के लिए था, शायद अध्यादेश का अधिकार। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निम्नलिखित कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? अब द्वितीयक प्रदूषक के बारे में समझना होगा कि क्या होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं उसके बारे में पहले समझ लीजिए। तो प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो प्राकृतिक रूप से या मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा निष्कासित होते हैं, जैसे जो ईंधन जलाने पर निकलने वाली जो गैस होती है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, विविध प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन से निकलते हैं, धुआं है, इस तरह के जो डायरेक्ट जनरेट करता है मानव या प्रकृति, तो वो डायरेक्ट प्राथमिक प्रदूषक कहे जाते हैं। द्वितीयक प्रदूषक में क्या होता है, इनसे क्रिया करके और दूसरी गैसें, वायुमंडल में दूसरी गैसें या कोई और चीज़ों से, सनलाइट से या फिर दूसरी गैस इनसे मिलके कोई दूसरा प्रदूषक को जन्म देती हैं, तो उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जैसे कि सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन आकर प्राथमिक प्रदूषकों का सामान्य वायुमंडलीय यौगिक के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, जिसके कारण से द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण होता है। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड, जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये जो है ये द्वितीयक प्रदूषक है। तो सल्फर पहला वाला जो द्वितीयक प्रदूषक है, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वितीयक प्रदूषक है, क्योंकि बारिश होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड से, जब वायुमंडलीय गैसों से जब दोबारा या वर्षा से जब मैच करता है, मिलता है, तो रासायनिक अभिक्रिया होकर एसिड रेन होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो 1 और 3 सही है, ए इसका, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ज़्यादा समझाने पे बड़ी वीडियो हो जा रही है। तो 121 हो गया। 122 में निम्नलिखित में से कौन सी की स्टोन प्रजातियों की विशेषता है? तो की स्टोन प्रजाति की विशेषता समझ लीजिए। तो पहला क्या है, इनकी अन्य प्रजातियों के विकास एवं संरक्षण में मुख्य भूमिका होती है। ये पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ये प्रजातियां अपनी प्रचुरता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण को असंगत रूप से अधिक प्रभावित करती हैं। ये विस्तृत परास वाली प्रजातियां हैं जिन पर अन्य प्रजातियों पर निर्भर होती हैं। तो इसका आंसर सी होता है, सी होगा कि ये प्रजातियां अपनी प्रचुरता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण को असंगत रूप से अधिक प्रभावित करती हैं। तो जो की स्टोन प्रजाति होती है, किसी भी जो इकोसिस्टम होता है उसकी महत्वपूर्ण प्रजाति होती है, जो उस इकोसिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है, किसी भी अन्य प्रजाति को बहुत ज़्यादा वृद्धि करने में रोकती है, बहुत ज़्यादा कमी करने में रोकती है, तो वो की स्टोन प्रजाति होती है। और उस क्षेत्र की, उस इकोसिस्टम की पहचान की स्टोन प्रजाति से होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर सी होगा 122 का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का परिणाम नहीं है? तो सुपोषण मतलब क्या होता है, किसी भी जलाशय में खाद्य पदार्थ या पोषण तत्वों की अचानक वृद्धि को सुपोषण कहते हैं। तो अगर किसी भी जलाशय में खाद्य पदार्थ बढ़ जाएगा तो उसमें अन्य जंतुओं का विकास बहुत ज़्यादा होगा। तो देख लेते हैं। तो पहला, जल की अपारदर्शिता में वृद्धि हो जाती है। दूसरा जो है, घुलित ऑक्सीजन की मांग में कमी हो जाती है। जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है। तो सुपोषण का परिणाम ये होता है कि घुलित ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि हो जाती है, तो कमी नहीं है। तो बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, जो डी वाला लिखा है, तो लिखा है घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। देखिए, मात्रा में कमी या मांग में कमी में अंतर है। तो जब भी सुपोषण होता है तो अधिक से अधिक जीव वहाँ उत्पन्न होते हैं, जो पानी में घुलित ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। तो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, तो ये सही है। और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मांग जो होती है वो बढ़ जाती है, तो बी इसका सही है। तो ये कमी जो लिखा है यहाँ पर वृद्धि होती है, तो 123वां की सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछता है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई थी? तो इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो 124वें का जो सी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, सी जो है, इसके अंतर्गत इसकी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर सी होगा, 124वें के सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन है ये। 125वां, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों को IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है? तो इसको याद करना पड़ता है, इसमें तुक्काबाजी नहीं चलती, इसमें याद करना पड़ता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गंभीर रूप से प्रभावित है।
संकटग्रस्त है ये। दूसरा है बैक्ट्रियन ऊँट, ये भी गंभीर रूप से ग्रसित है। और घड़ियाल जो है ये संकटग्रस्त है। गंगा नदी डॉल्फिन वन रेबल है, सुभेद्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची से सूची 2 को मिलान करना है। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ रहा है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको समझाते हैं किस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो देख लेते हैं। तो सुल्तानपुर कहाँ पे है, बेतला कहाँ पे है, सिमलीपाल कहाँ है, तो पेरियार कहाँ है। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है तो पेरियार तो पता होगा कि साउथ इंडिया में है, सभी को पता होता है पेरियार साउथ इंडिया में है। तो पेरियार नदी है, पेरियार है, साउथ इंडिया में। तो इस हम क्या करेंगे, पेरियार को केरल से संपर्क करा देंगे। तो डी का पहला हो जाएगा। ठीक। अब देख लेते हैं सिमलीपाल। सिमलीपाल याद होता है लोगों को कि उड़ीसा में है। तो सी का हो जाएगा तीसरा। तो डी का पहला, सी का तीसरा, 2 में है, बी और सी वाले में। और बेतला का देख लेते हैं। तो हमको तो याद है, आप लोगों को याद है कि नहीं, इतना याद है। तो बेतला जो होता है झारखंड में है। तो ए बचा 4, तो इसका आंसर सी होगा। तो सी 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 उत्तर होगा इसका। तो इसमें याद करने का सबसे बड़ा तरीका है कि चलिए इसको हम वीडियो बना के बताएंगे, नहीं तो वीडियो ये वाली बहुत बड़ी हो जाएगी। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो सी इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संकेतक हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के कौन से संकेतक हैं, तो बताइए कौन संकेतक हैं भाई। 127वां का बताइए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ये तो किसी भी जलवायु परिवर्तन के प्रदूषण सूचकांक में होगा ही होगा। तो पहला सही है, सॉरी पहला सही है। दूसरा नवकरणीय ऊर्जा, ये भी संकेतक में है। ऊर्जा का उपयोग कैसे हो रहा है, ये भी। जलवायु नीति, ये भी इसके में आता है। डी सही नहीं है, तो इसका होगा सी। 1, 2, 3, 4। अब 128 पे चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये इसे क्वेश्चन पूछता है। तो भारत जो है चौथा स्थान है दुनिया में, भारत चौथा स्थान है। तो इसका आंसर बी होगा 128वें का। तो नवकरणीय ऊर्जा में आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पन बिजली, सूक्ष्म पन बिजली, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा आता है इसमें। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 को आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क में। तो आंसर इसका भी बी होगा, न्यूयॉर्क। अब 130वें पे चलते हैं। ग्रे वाटर के संदर्भ में करना विचार कीजिए। तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। तो ये सही है पहला। यह बेहतर पोषक तत्व एवं उर्वरक स्रोत के रूप में कृषि सिंचाई के अनुकूल होता है। तो ये भी ठीक है। इसमें शौचालय से निष्कासित जल को शामिल नहीं किया जाता। तो ये भी ठीक है। इसमें शौचालय से निष्कासित जो जल होता है उसको शामिल नहीं किया जाता। तो इसका डी आंसर सही होगा, डी होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं। मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है। तो सबसे पहले साक्षरता में आता है मध्य प्रदेश। तो 4। तो 4 सबसे पहले आएगा एमपी, फिर से मेघालय आता है, 1 आएगा। उसके बाद में महाराष्ट्र आता है, तो 3 आएगा। फिर उसके बाद में बचा है हमारा 3 है, 2 बचा। तो 4, 1, 3, 2। तो इसका आंसर सी होगा। इस तरह क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं है, तो पूछेगा तो मुख्य जो प्रदेश है उनके बारे में पूछेगा। मेघालय, मिजोरम के बारे में नहीं पूछेगा ये। तो ये क्वेश्चन बस आप खाना पूर्ति के लिए बनाया गया है। तो जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस केरल हो गया, इस तरह का पूछेगा आपसे। तो 4, 1, 3, 2 इसका आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आता है, तो महिला साक्षरता किस में है, तो इसका तो आपको पता होना चाहिए, कानपुर देहात में सबसे अधिक है, तो बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 2001 और 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश के शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में कितने अंकों की कमी हुई है, तो इसमें कमी आई है, तो 14 अंकों की कमी आई है, तो ए सही है इसका, ए 133 में का ए होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति की कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा, डी होगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा धार्मिक समूह साक्षरता की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर है, तो कौन सा ऐसा धर्म है जिसके लोग सबसे अधिक साक्षर हैं, तो जैन धर्म है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, जैन धर्म सबसे अधिक साक्षर है। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के बीच उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी है, तो भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे पूछता है 20.22, इसका भी बी होगा, इसका भी बी है, ऊपर वाले का बी है। देखो 36 क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है, तो जनसंख्या सर्वाधिक किसमें है, बताइए जल्दी। तो आजमगढ़ सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, आजमगढ़, याद रखेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 77.33 है, महिला कितनी है 67.7 है, और पुरुष जो 77.3 है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद है, तो श्रावस्ती है, डी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक किसमें है, तो बलरामपुर में है, प्रतापगढ़ में है, बलरामपुर तो है ही नहीं ऑप्शन में, बलरामपुर है, सॉरी बलरामपुर है, ये 140वां क्रम देख रहे हैं, तो शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक बलरामपुर में है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 141वें का डेनिस फ्रांसिस्को को चुना गया है, तो याद रखिएगा, डेनिस फ्रांसिस्को, ये सही है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी सही क्वेश्चन है, तो इसको दिया गया है टाइम शेल्टर के लिए, 142वें का डी हो गया, टाइम शेल्टर। हाल ही में चर्चा रहा नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किन देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बताइए जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिए। आर्मेनिया और अजरबैजान में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जनपद में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की गई है, 144वें को बताइए। ये फार्मा की ललितपुर में की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा बोलबैचिया पद्धति निम्न का उद्देश्य क्या है, तो बोलबैचिया किससे संबंधित है, यूपीएससी में भी इसको पूछ चुका है। ये मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करता है, तो सी इसका सही आंसर होगा। 146वां पे चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत निम्नलिखित में कौन से स्थान पे है, तो भारत 126वें स्थान पे है, याद रखेंगे। 163 देशों में 126वां स्थान है भारत का, बहुत अशांत देश है भारत इसके हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, तो जीआई टैग के बारे में पूछ रहा है, तो याद करिए, गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा दिया गया है, तारकसी मैनपुरी दिया गया है, हार्न क्राफ्ट को दिया गया है, और हथकरघा उत्पाद बाराबंकी दिया गया, चारों को दिया गया है, तो आंसर इसका डी होगा। अब 148वें को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विंबलडन 2023 के महिला एकल पुरस्कार जीता है, किस खिलाड़ी ने जीता है भाई,
तो बारबोका स्ट्राइकोवा ने जीता है। बारबोका सॉरी 148वां है। तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन के महिला एकल पुरस्कार जीता है? तो इसका सी है मार्केटा बोस्द्रोसोवा, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, याद रखिएगा सी होगा, 148वें का सी आंसर है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कस्तूरी रे, डी वाला, डी। ये इंपॉर्टेंट बुक है, पूछ सकता है, कस्तूरी रे इनका नाम है। अब 150वां लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर दिया गया है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया गया। तो द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है, तो डी सही है। चलिए, ये पहला हम लोगों का टेस्ट समाप्त हुआ। अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसको कमेंट में बताइए कि एक्सप्लेन करूं कि ना करूं। अगर एक्सप्लेन नहीं करता हूं तो 1.5 घंटे में एक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और एक्सप्लेन करूंगा तो लगभग 2 या 3 घंटे में लग जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।